हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 6 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग इसी के आगे जो है क्रैमर रूल एंड इट्स एप्लीकेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रैमर्स रूल एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब हम लोग को जो क्रैमर रूल होता क्या है और फिर इसका हम लोग क्रैमर रूल का जो है एप्लीकेशन मतलब यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे वो हम लोग देखेंगे। क्रैमर रूल का यूज़ हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो चलिए उसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला कि यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। डिटर्मिनेंट का यूज़ करके दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसके जो पहला जो एक्सरसाइज था उसमें हम लोग मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्व किए थे। अब हम लोग जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम को किससे सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट के द्वारा मतलब क्रैमर्स रूल के द्वारा। उसमें जो यदि दिया गया क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा कि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्रैमर रूल के द्वारा सॉल्व करें तभी इसका यूज़ करना है, अन्यथा इसका यूज़ नहीं करना है। जो हम लोग बताएं इसके 8.1 जो हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ उसमें से जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं उसका जो सॉल्यूशन करना को फैक्टर वगैरह निकाल करके उस मेथड का ही यूज़ करना है, अन्यथा फिर आपका गलत हो जाएगा। तो क्या है? यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस मतलब क्रैमर रूल। उसमें हम लोग पहला देखेंगे क्या है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जब दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो वेरिएबल में होगा तब उसका हम लोग क्रैमर रूल के द्वारा उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? दो वेरिएबल का इक्वेशन लेना होगा। तो चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। x और y वो वेरिएबल क्या है? x एंड y है b। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं a2x प्लस b2y माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का हम नामकरण भी कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लें 2। अब दोनों इसमें जो है इस तरह से है, लेट कर लेते हैं कि a1 बाई a2 का वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक कंडीशन जो लिखे हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, एक कंडीशन याद कीजिए क्लास 10 में भी एक कंडीशन था, ठीक ना। तो जो है अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को 1 एंड 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग कौन इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसको क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कीजिए। हम लोग जानते हैं कैसे करना होगा। तो x बाय x लेंगे, हम लोग को इसको देखना है। तो इन दोनों का कोफिशिएंट y का मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू इस तरह से
तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा B1 माइनस B1 C2 और माइनस, अब यहाँ पे लेंगे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा B2 माइनस C1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा B2 C1 इज इक्वल टू वाई बाय, वाई लेंगे तो इसमें उल्टा होता है, ए वाला होता है क्या चीज़ नेगेटिव के साइन, तो इन दोनों को गुना करेंगे A1 C2 माइनस, पहले से ऑलरेडी माइनस होगा तो क्या हो जाएगा A1 C2 प्लस में फिर माइनस, ये यहाँ पे गुना करेंगे हो जाएगा A2 C1, ये क्या हो जाएगा A2 C1। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म लीजिए हो जाएगा 1, तो मतलब कांस्टेंट टर्म ए कैंसिल, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम यदि डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ C1 B1 हो जाएगा C1 B1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे C1 B1 हो जाएगा और हो जाएगा फिर C2 B2। यदि इसको सॉल्व करें तो हमको यही मिलेगा C1 B2 प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस में इक्वल टू वाई बाय, इसको भी क्या करना है डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे उसका क्या आ जाएगा A1 C1 A2 C2, क्या हो जाएगा A1 C1 हो जाएगा A2 C2। यदि इसको हम लोग यदि डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 और यहाँ जाएगा B2 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 और हो जाएगा यहाँ पे B1। तो ये हम लोग का डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिख दिए हैं, डिटर्मिनांट के फॉर्म में। आप तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 B1 और इसको कर दीजिए A2 B2 इस तरह से, तो हो जाएगा A1 B2 फिर होगा माइनस A2 B1। अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मानेंगे डेल्टा 1, इसको मान लिखा जाए डेल्टा, इसको मान लेते हैं हम लोग डेल्टा 1। तो लेट कर लीजिए, लेट डेल्टा बराबर ये जो टर्म है A1 B1 फिर हो जाएगा A2 B2 मान लेते हैं डेल्टा 1 किसको मानते हैं तो इस टर्म वाले को, तो हो जाएगा C1 C2 फिर हो जाएगा B1 B2, डेल्टा 2 मान लेते हैं इसको तो हो जाएगा A1 C1 A2 C2। किस तरह से माने, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये जो दिया हुआ है x में क्या है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट नहीं लिखाएगा, क्या है A1 B2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म C1 C2 फिर हो जाएगा y का कोफिशिएंट B1 B2। y लेंगे तो y का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उसके यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग उसको कांस्टेंट टर्म C1 C2 फिर जो होगा x का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म लेंगे तो इन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये होगा डेल्टा। तो हम लोग को यहाँ से यदि लिखें तो हो जाएगा x बाय, इसको क्या लिखे हैं तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू वाई बाय हो जाएगा डेल्टा 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाय डेल्टा। अब यदि इसको हम लोग इसको मान लें 1, इसको 2 और इसको 3, एक बार चेक कर ले नीचे आपको दिखाई दे रहा है नहीं। अब इन तीनों को 1 2 3 यदि माने तो इक्वेट करें हम लोग 1 को 3 से और 2 को 3 से, इक्वेटिंग 1 एंड 3 तो हो जाएगा x बाय डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा। अब लेते हैं किसमें 2 और 3 से, इक्वेटिंग 2 एंड 3 तो हो जाएगा y बाय डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 2 बाय डेल्टा इतना। तो हम लोग जो है 2 बाय यदि 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशंस रहेगा उसको हमको सॉल्यूशन करना है किसके कौन मेथड से, क्रैमर रूल के द्वारा यदि करना है तो सिंपल क्या करेंगे डेल्टा 1 बाय डेल्टा और क्या y का वैल्यू डेल्टा 2 बाय डेल्टा। तो डेल्टा हमको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डेल्टा हुआ क्या चीज़, तो डेल्टा होगा मेरा इन दोनों का जो है वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो का वैल्यू डिटरमिनेंट निकालेंगे, सो डेल्टा 1 क्या होगा तो वहाँ x का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, वहाँ पे y वाला कोफिशिएंट को क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। फिर डेल्टा 2 क्या होगा तो वहाँ पे क्या है ये पहले x का कोफिशिएंट लिखेंगे फिर y के कोफिशिएंट के यहाँ पर क्या लिखेंगे ये कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू निकालने का तरीका हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये आसान है, लेकिन यदि एग्जाम में पूछेगा बोलेगा कि इसको क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व करें
तभी सॉल्व करना है, अन्यथा सॉल्व नहीं करना है। अब क्या है इसमें, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल्स। यदि हम लोग इन दोनों का वैल्यूज़ को मान ली इक्वेशन नंबर 1 इसको, तो क्या द रूल्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इज कॉल्ड क्या चीज़, क्रैमर रूल। अभी हम लोगों ने देखा कितना वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, उसी प्रकार हम लोग जो है कितना वेरिएबल का देखेंगे, 3 वेरिएबल का। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 3 वेरिएबल अभी बहुत आसान है। 3 वेरिएबल में इक्वेशंस कितने होंगे, 3 इक्वेशंस होंगे। तो मिटा दें, खैर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन 3 वेरिएबल्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, b। मान लेते हैं इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, इक्वेशन नंबर 2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और यही हम लोग के लिए क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। कितना वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, ये हम लोग जानते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट मेथड के द्वारा। तो वहाँ पे 2 वेरिएबल था तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तक गया। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तक जाएगा। तो लेट कर लीजिए, पहला डेल्टा, तो डेल्टा क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि लेट ए बराबर बोले थे, दिया गया सिस्टम इक्वेशन को मैट्रिक्स में वो चेंज करने के लिए। तो ये क्या होता था, वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनता था। तो डेल्टा होगा वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। फिर डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 b1 a1 a2 a3 को हटा करके वहाँ पे कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए, हो जाएगा d1 d2 d3, हो जाएगा b1 b2 b3, होगा c1 c2 c3। फिर डेल्टा 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इस ये बीच वाला मतलब y के कोफिशिएंट का, क्या b1 b2 b3, इसको हटा करके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म घुसा दीजिए। तो हो जाएगा a1 a2 a3, हो जाएगा d1 d2 d3, c1 c2 c3 एंड डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब जो है z के कोफिशिएंट को हटा करके कांस्टेंट टर्म डाल दीजिए, हो जाएगा a1 b1 d1, a2 b2 d2, a3 b3 d3। तो अब इसका हम लोग सभी का जो है वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद सिंपल है, इसके लिए फार्मूला क्या होना चाहिए। और मान लेते हैं कि a डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। मान लिए कि क्या है, a डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब लीजिए नाउ डेल्टा 1 कितना है, देखिए है d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी हम लोग फार्मूला जो है वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला कि जब 3 वेरिएबल्स में दिए गए हैं क्वेश्चन, तो x y z का वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये हम लोग मान लिए अभी फिलहाल डेल्टा 1, तो ये डेल्टा 1 मेरा ये था। अब d1 का वैल्यू क्या है, देखिए पूरा, तो d1 का वैल्यू कितना है, a1x प्लस b1y प्लस c1z। d2 का वैल्यू कितना है, a2x प्लस b2y प्लस c2z। ये है a3x प्लस b3y प्लस c3z। इधर b1 b2 b3 c1 c2 c3। d1 d2 d3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से
वहाँ पे लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इन दोनों को इसको साथ में रखते हैं इधर, इस सब को। अब देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़े थे डिटर्मिनेंट में, कोई डिटर्मिनेंट का कोई एक रो तो कॉलम दो टर्म के सम के रूप में है तो उसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो आज हम लोग के पास क्या, फर्स्ट कॉलम के जो टर्म है वो दो, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो दो टर्म के सम के रूप में है, इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में ब्रेक कर दें तो हो जाएगा a1x a2x a3x, इधर हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस यहाँ से आ जाएगा यार b1y प्लस c1z b2y प्लस c2z b3y प्लस c3z, दूसरा टर्म ये था इसको लिख दिए, जगह b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब जो है देखिए इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में क्या कॉमन है, x, तो जगह a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसका जो वैल्यू क्या होगा, 0। अब कैसे 0 होगा, थोड़ा सा सोचिए कैसे 0 होगा, ये भी 0 रखिए, इसको बताएंगे कि 0 कैसे होता है। अब जो यहाँ से क्या था, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, अब देखिए डेल्टा 1 इज इक्वल टू एक्स, ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट आया है वो किसके बराबर, देखिए तो यहाँ पे डेल्टा के बराबर है a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3, तो ये मेरा क्या आ जाएगा यार डेल्टा। तब यहाँ से हम लोग का एक फार्मूला यहाँ से आ जाएगा, तैयार हो जाएगा, क्या चीज़ कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, इधर मिटा देते हैं, देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा। सिमिलरली उसी प्रकार यदि यहाँ पे हम लोग डेल्टा 1 लिए थे तो x का वैल्यू निकला, उसी प्रकार यदि डेल्टा 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा 2 बाय डेल्टा। उस तरह जब डेल्टा 3 लेंगे तो z का वैल्यू निकलेगा तो जाएगा डेल्टा 3 बाय डेल्टा। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए जिसको माने हैं वो क्या है, यही है हम लोग का रिक्वायर्ड फार्मूला, किसको, इसका एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब यही रूल जो है क्या करेगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्रैमर रूल बोलेंगे। तो ये हो गया हम लोग एक्स वाई जेड वैल्यू निकालने का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहे हैं आसान है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्व करें तभी इसका यूज़ कीजिएगा, अन्यथा नहीं यूज़ कीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसका रीज़न जानते हैं, ये हम लोग का काम हो गया था। अब हम लोग इसका रीज़न जानते हैं, आखिर इसका वैल्यू 0 क्यों होता है, क्यों 0 लिखे आखिर इसका वैल्यू, आप लोग को पता होगा। देखिए ये भी क्या है, दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में है, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम के सभी एलिमेंट दो टर्म के सम के रूप में है, इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए b1y हो जाएगा b2y b3y, फिर हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस यहाँ जो क्या एलिमेंट, तो ac1z c2z c3z, फिर है b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में क्या कॉमन है, y कॉमन, तो हो जाएगा b1 b2 b3, फिर हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में क्या कॉमन है, z, तो यहाँ से हो जाएगा c1 c2 c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब याद कीजिए प्रॉपर्टी बताए थे, जब कोई डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या तो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तब उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसमें पहला कॉलम तीसरा कॉलम क्या आइडेंटिकल है, तो हो जाएगा y इंटू 0 प्लस z इंटू 0, तो हो जाएगा 0 प्लस 0, रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। यही कारण है यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, डायरेक्ट 0 लिख दिए, डायरेक्ट हम लोग 0 लिखे थे। उसी प्रकार जब डेल्टा 2 लीजिएगा तो वहाँ भी क्या होगा, आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का, जब 3 वेरिएबल का रहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशंस में, तब उसको सॉल्व करने का, बनाने का तरीका
एक्स वाई जेड का वैल्यू ऐसे निकलेगा। अब हम लोग को इसी के आगे थोड़ा चर्चा करना है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आखिर एक्चुअल में कंसिस्टेंसी का जो है डेफिनेशन होता क्या है, कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन प्रॉपर होता क्या है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। इसका जो है डेफिनेशन वगैरह जो है आपका पीडीएफ में गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो है उसका प्रॉपर समझेंगे आखिर कंसिस्टेंसी का होता क्या है। हालांकि इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सॉल्वेबल, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इसको यदि डेफिनेशन बोला जाए, डेफिनेशन के तौर पर इसको समझेंगे क्या है। वैसा अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यदि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, मिल पाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। जैसे मान के चलिए हम लोग एक एग्जांपल लिए, जैसा है x + y = 2, यहाँ ले ले 2x + 2y = 5, और इन दोनों को क्या करें, सॉल्व करें। क्या करें, सॉल्व करें। क्या इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक्स वाई का वैल्यू हम लोग क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ये एक्स वाई का वैल्यू हम लोग का ये वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगा। जब हम लोग एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तब यहाँ से क्या होगा, इस एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा। यदि वैल्यू नहीं निकाल पाए तो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। यदि इसी के जगह पर ऐसा ले लें, x + y = 2, x - y = 2, क्या यहाँ पे x y का वैल्यू निकलेगा, हाँ निकल जाएगा। ये x का भी वैल्यू 1 आएगा और y का भी वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा। मतलब निकलेगा मतलब क्या होगा, जो वैल्यू आएगा ये दिया गया इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करेगा, मतलब वह उसका वैल्यू है। यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब वह उसका वैल्यू नहीं है। तो देखिए ये x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसका x और y का वैल्यू मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 1 है। यदि सॉल्यूशन निकला तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। लेकिन इसमें जब वैल्यू हम निकाल रहे थे तो हम लोग का वैल्यू नहीं निकल रहा था, इसलिए ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो मेरा क्या है, इनकंसिस्टेंट, और नीचे वाला जो भी इक्वेशन लिखे हैं वो मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये हम लोग का अंतर समझना था। और इसके बारे में विशेष हम लोग और भी जो है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में आगे हम लोग देखना है। तो आखिर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। पहले बोले जो भी इक्वेशन दिया गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यदि वहाँ पर कौन सभी उस इक्वेशंस के सभी कांस्टेंट टर्म क्या हो, जीरो हो, जीरो के बराबर हो, तब उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। यदि बोला जाए ऐसा 2x - 2y = 0, क्या लिखा है, 2x - 2y = 0, फिर लिख दे x + 3y = 0। तो ये जो इक्वेशन है, देखिए इसका जो कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। यदि इन जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसमें से कोई भी एक यदि नॉन जीरो हो जाए, कोई भी एक मेरा क्या हो जाए, नॉन जीरो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल वैसा ले ताकि एक नॉन जीरो है, जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 0। एक मान ली क्या है, 0 है। दूसरा मान ले 3x - 4y, मान ले यह 5 है। तो इसमें से क्या, इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब यदि एक कांस्टेंट टर्म जो है उसका एक भी कांस्टेंट टर्म यदि क्या निकल जाए, नॉन जीरो निकलेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन जीरो। यदि कोई इक्वेशंस के सभी कांस्टेंट टर्म जो है 0 के बराबर होंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो आज हम लोग जो है देखें, जब दो वेरिएबल का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा तब हम लोग उसका वैल्यू क्रैमर रूल के द्वारा कैसे निकालेंगे। जब दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल का रहेगा तब उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आज उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे
नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।